नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका वासुदेव डिजिटल के हमारे खास कार्यक्रम सुनी अनसुनी में। आज हमारे साथ हैं बहुत ही विराट शख्सियत, अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी मनु दांतल जी। मनु जी, स्वागत है आपका सुनी अनसुनी के हमारे 9वें एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद अनुज बालियान जी। मनु जी, पहला सवाल मेरा ये है कि जब राष्ट्रीय स्तर पर अखिल भारतीय जाट महासभा जैसा संगठन है और हर जिले में लगभग उसकी संगठन की कार्यकारिणी है, तो फिर क्या ऐसी आवश्यकता आन पड़ी कि एक नया संगठन अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के नाम से बनाया जाए? देखिए, संगठन तो अखिल भारतीय जाट महासभा भी और उनसे अलग और भी बहुत से संगठन पूरे देश में, हर एक जिले में, हर एक ब्लॉक स्तर पर, हर एक शहर में बहुत से संगठन बने हुए थे। लेकिन एक ये संगठन अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद इस सोच के साथ बनाया गया था कि ये पूरे विश्व पटल पर किसी भी सीमा से बाहर निकल के पूरे विश्व में जहां भी जाट रहता है, वो प्रदेश के किसी भी हिस्से में हो, पूरे देश में कहीं भी हो, और वो पूरे विश्व में किसी भी देश में हो, सभी लोग एक मंच पे आए और एक दूसरे का सहयोग करने के लिए, एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए कुछ काम कर सकें। मनु जी, जिस तरीके से इतने संगठन जाट समाज में बन रहे हैं, तो क्या इस वजह से आपस में प्रतिस्पर्धा, आपस में ईर्ष्या, वैमनस्य, वर्चस्व की लड़ाई, तो इससे समाज मजबूत होने की बजाय क्या कमजोर नहीं होगा? देखिए, संगठन ज्यादा बनने से मेरे हिसाब से कहीं कोई नुकसान नहीं है। प्रतिस्पर्धा हो, लेकिन वो पॉजिटिव प्रतिस्पर्धा हो। प्रतिस्पर्धा तो जब कोई बच्चा पढ़ाई करता है, 10th का एग्जाम देता है, 12th का एग्जाम देता है, कंपटीशन की तैयारी करता है, खेल में जब हम कहीं कोई भागीदारी लेते हैं, तो हर एक जगह प्रतिस्पर्धा होती है। और प्रतिस्पर्धा से हमें पॉजिटिव होना चाहिए। प्रतिस्पर्धा से हम अच्छा काम करने की हमें और ज्यादा सीख लेनी चाहिए। तो वही सीख हमें इन सामाजिक संगठनों में भी, हमारी यही सोच है। और मैं जितने भी मेरे साथी सामाजिक संगठन में और मेरे साथी, मेरे भाई जितने भी संगठन चला रहे हैं, मैं सभी से यही अपील करता हूं, प्रतिस्पर्धा जरूर रखें, लेकिन वो पॉजिटिव प्रतिस्पर्धा हो, वो नेगेटिव ना हो। जी मनु जी, अभी हाल ही में आपने अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद की कमान संभाली है, यानी कि आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व मिला है पश्चिम उत्तर प्रदेश में। उसके बाद संगठन ने जोरदार दस्तक दी है, तो संगठन के विस्तार की क्या योजना आपके पास है पश्चिम उत्तर प्रदेश और खास तौर से उत्तर भारत के अंदर? देखिए, हमारा संगठन पहले से ही करीब 5 प्रदेशों में तो मुख्य रूप से काम कर रहा था भारत के, और बाकी विश्व के करीब 150 देशों में संगठन हमारा सक्रिय है। चाहे कहीं हमारे संगठन से जुड़े हुए 10 पदाधिकारी हैं, 10 लोग हैं, लेकिन वो हर एक देश में एक दूसरे भाई की मदद करने के लिए, एक दूसरे साथी का सहयोग करने के लिए हमेशा तैयार तत्पर खड़े रहते हैं। अब हम लोग, क्योंकि संगठन की इकाइयां जब तक गांव तक नहीं होंगी, हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म पूरे विश्व में तैयार कर लिया, लेकिन उस प्लेटफॉर्म का हमारे गांव तक, हमारे गांव में एक साधारण किसान के परिवार तक उसका लाभ कैसे पहुंचे, उस लाभ को पहुंचाने के लिए हम लोग गांव तक की इकाइयां अब हम तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं। और वो पूरे भारत में सभी प्रमुख राज्यों में परस्पर ये काम चल रहा है। तो संगठन की किस तरीके से खाचा आपने संगठन का तैयार किया है? जिले लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर किस तरीके से? देखिए, गांव की भी इकाइयां हम लोगों ने बना दी हैं। अभी आपके सामने उदाहरण है सकोती टांडा जो गांव है, छोटा सा गांव है, बहुत बड़ा गांव नहीं है। उस गांव में भी हमारे संगठन के 90 पदाधिकारी हैं। 3 इकाइयां हमारी हैं वहां पे, युवा विंग है, मेन विंग है और एक संरक्षक विंग है। और ऐसी इकाई का ही ये परिणाम है कि जो आपको जानकारी है कि जो अभी प्रतिमा का कार्यक्रम महाराजा सूरजमल जी का उसी गांव में हुआ, जहां की इकाई सबसे मजबूत और सबसे पहले उस इकाई का गठन हुआ। यही हमारा अगला सवाल था। उससे पहले मैं पूछ लेना चाहता हूं, मनु जी, आप अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश से हैं, तो आपके बारे में हम सबको जानने का हक है। आप कितना पढ़े लिखे हैं, आपके परिवार में कौन कौन है, आय के क्या प्रमुख साधन है, संगठन की आय के क्या साधन है, गांव आपका कौन सा है, तो थोड़ा सा अपने बारे में हमें बताएं आप। जी। देखिए, मेरा गांव दांतल है जी, दांतल जटोली। आपने सुना होगा जरूर, मेरठ हाईवे के ऊपर स्थित है, बाईपास के ऊपर। मोदीपुरम से जैसे ही आप दिल्ली की तरफ चलेंगे तो वहीं बाईपास मेरे गांव के बीच से ही निकल के जाती है जी। और मैं मेरे पिताजी, मेरा दुर्भाग्यवश मैं अपने पिताजी को बड़ी छोटी उम्र में मैंने खो दिया जी।
और अभी घर पे मैं अकेला बेटा हूँ, 2 मेरी बहनें हैं, दोनों बहनों की मैं शादी कर चुका हूँ। जी। और अब संगठन में सामाजिक काम में जुड़ने से पहले मैं व्यापार करता था। जी। मेरा एक रिजॉर्ट है, कोशा रिजॉर्ट के नाम से, मेरठ बाईपास पर। जी। एक महाराजा हाउस ऑफ टेस्ट के नाम से एक रेस्टोरेंट है, जी। वो भी आपके बाईपास पर ही स्थित है, मेरठ के अंदर ही। जी। और एक अभी हाल ही में मैंने एक क्रिकेट एकेडमी शुरू करी है। प्रवीण कुमार जो क्रिकेटर हैं, जी, जी। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर रहे हैं और स्विंग माफिया के नाम से जिन्हें पूरे विश्व में जाना जाता है, उनके साथ में मिलकर क्रिकेट एकेडमी की भी मैंने अभी शुरुआत करी है। इससे पहले मैं प्रॉपर्टी का भी काम किया करता था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि समाज के लिए अगर कुछ करना है तो समाज को समय पूरा देना पड़ेगा। जी। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो पैसे से समाज के लिए कुछ करने की इच्छा रखते हैं, उनके पास लेकिन जरिए नहीं है कि वो कहाँ पैसे से कैसे समाज की सहायता करें, कैसे योजना नहीं है। जी। तो समाज के लिए अगर कुछ करना है तो सबसे जरूरी और सबसे कीमती चीज समय है, और समय हर एक आदमी के पास में लिमिटेड है, सभी के पास वही 24 घंटे हैं। तो मैंने ये निर्णय लिया कि व्यापार में मैं भले ही पूरे जीवन भी कितनी भी मेहनत करके व्यापार करता रहूं, शायद मैं अपने कस्बे में, अपने मेरठ शहर में भी प्रमुख व्यापारियों में भी शायद मैं ना पहुंच पाऊं। जी। जितनी मेरी परिवार की जरूरतें हैं, जो एक परिवार को बेसिक जो नीड होती है, वो परिवार की बेसिक जरूरतें पूरी करने के लायक मेरे पास में आय के साधन हैं। तो मैंने वो व्यापार जो मैं काम कर रहा था, मैंने वो अपने सब व्यापार लीज पर दे दिए। जी। उनसे जो मेरे पास में आमदनी आती है उससे मेरा घर चल जाता है आसानी से, और 2-4 लाख रुपए महीने मैं उसमें से अपने समाज के काम करने के लिए भी निकाल लेते हैं। तो संगठन के आय के साधन आपके व्यक्तिगत हैं या कोई चंदा सिस्टम भी आपने, या रसीद सिस्टम भी? देखिए, हमारे संगठन ने आज से पहले, इस कार्यक्रम से पहले जो अभी 29 तारीख में आयोजन होने जा रहा है, उससे पहले हम लोगों ने कभी चंदा नहीं लिया, कभी कोई रसीद बुक नहीं बनवाई। जी। जब से मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है तो मैंने ये निर्णय लिया, क्योंकि हमारे पास में नेटवर्क है, पूरे विश्व में हमारे से लोग जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर हमें धरातल पर काम करना है तो उसके लिए हमें पैसे की भी जरूरत होगी। जैसे कि अभी हम लोग एक म्यूजियम का निर्माण सकौती गांव में करने जा रहे हैं। जी। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी प्रतिमा लगा रहे हैं। जी। तो उसमें बहुत अच्छा खासा उसमें खर्चा आने वाला है, धन व्यय होगा। और ऐसा नहीं है कि हमें ये एक प्रतिमा ही लगानी है। जी। ये हमारी शुरुआत है, एक अभियान हम लोगों ने शुरू किया है। बिल्कुल। इस अभियान के तहत, इस अभियान की शुरुआत सकौती टांडा गांव से, मेरठ से होने वाली है। और अभी इसकी शुरुआत होने के बाद अगला हमारा जो उद्देश्य है, वो हम हर एक प्रदेश में जो हमारे समाज के जितने भी महापुरुष हैं, और वो जिस प्रदेश से वो महापुरुष ताल्लुक रखते हैं, जहां वो पैदा हुए हैं, उनसे दूसरे प्रदेशों में हम उनकी प्रतिमाएं लगाएंगे, उनके स्मारक बनाएंगे। जैसे कि चौधरी चरण सिंह जी हमारे उत्तर प्रदेश में पैदा हुए, लेकिन वो उत्तर प्रदेश की धरोहर नहीं है। चौधरी चरण सिंह जी पूरे राष्ट्र की धरोहर है। हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई परिवार, कोई बच्चा छोटा सा भी जो पैदा होकर 2, 4, 5 साल का होगा, वो भी ऐसा नहीं मिलेगा जो चौधरी चरण सिंह जी के बारे में ना जानता हो। लेकिन अगर यही बात मैं मध्य प्रदेश जाके करूं, राजस्थान जाके करूं, तो शायद वहां के हालात अलग हैं। वहां के बच्चे चौधरी चरण सिंह जी को इतना नहीं पहचानते, इतना नहीं जानते जो हमारे क्षेत्र में जानते। बिल्कुल वही परिस्थिति हर एक महापुरुष के साथ में है। महाराजा सूरजमल जी को राजस्थान में बच्चा बच्चा जानता है। बिल्कुल। लेकिन उनकी वो पहचान उत्तर प्रदेश में नहीं है। वो भी सोशल मीडिया के आने के बाद थोड़ी बहुत हुई है। जी जी जी। तो हमने ये निर्णय लिया कि जो जिस प्रदेश में हमारे महापुरुष पैदा हुए, उनसे दूसरे प्रदेशों में हम उनकी प्रतिमाएं लगाएंगे और उनके स्मारक बनाएंगे, जिसकी शुरुआत हम लोग महाराजा सूरजमल जी की प्रतिमा से 29 तारीख में सकौती टांडा गांव में करने जा रहे हैं। तो मनु जी, परिवार में कौन कौन है आपके? मेरे परिवार में मेरे पास एक बेटा है और एक मेरी बिटिया है जी। और माता जी हैं और मेरी पत्नी है जी। बेटे ने मेरे अभी पायलट का कोर्स पूरा किया है। अच्छा। कॉमर्शियल पायलट है, और वो अभी उसकी जॉब नहीं लगी है, जॉब के लिए वो तैयारी कर रहा है। मनु जी, अगला मेरा सवाल है, महाराजा सूरजमल जी की प्रतिमा आप लगवा रहे हैं, उत्तर प्रदेश की सबसे विशाल प्रतिमा, और साथ ही साथ म्यूजियम का भी आप निर्माण करा रहे हैं। तो मैं उस अपने सवाल को फिर से दोहरा देना चाहता हूँ, सकौती को ही क्यों चुना गया? देखिए, सकौती को चुनने का ये कारण था कि सकौती गांव मेन हाईवे के ऊपर स्थित है, और सकौती गांव जो दिल्ली से हरिद्वार जो मुख्य हाईवे है, जिसके ऊपर लाखों की संख्या में रोज गाड़ियां चलती हैं, अगर ये प्रतिमा हम कहीं और थोड़ा सा आगे पीछे किसी गांव में लगवाते, हो सकता है हमें वहां जमीन मिलने में कुछ सहूलियत भी हो जाती, लेकिन जो
स्कूल जो हितकारी किसान इंटर कॉलेज स्कूल है, उसकी मैनेजमेंट कमेटी ने हमारा इतना सहयोग किया, एक बार हमारे कहते ही हमें तुरंत जमीन उपलब्ध करा दी और हमारे साथ में पूरा गांव कंधे से कंधा मिला के इस मुहिम में हमारे साथ में खड़ा हुआ है। क्योंकि प्रतिमा का और विवाद का चोली दामन का साथ होता है। प्राय देखा जाता है कि कहीं पर किसी महापुरुष की प्रतिमा लगवाई जाती है तो विवाद भी कई बार बड़े पैमाने पर खड़ा हो जाता है। खैर, आप थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के बारे में बताएं, कब इस संगठन का स्थापना हुई थी और अब तक की क्या प्रमुख उपलब्धियां संगठन की रही है? देखिए, इस संगठन की शुरुआत राम अवतार पलसानिया जी ने 2010 में, जब वो जयपुर में रह के पढ़ते थे, तब इसकी शुरुआत करी थी जी। और उन्होंने जयपुर शहर से निकलकर पहले पूरे राजस्थान में, फिर हरियाणा में और जो साउथ इंडिया में भी जितने ऐसे राज्य हैं जहां राजस्थान से निकलकर हमारे जाट समाज के भाई व्यापार के माध्यम से या फिर रोजगार किसी और माध्यम से, नौकरी पेशे के माध्यम से जाकर अपना परिवार उन्होंने बसाया है, उन्होंने उन सब लोगों को भी जोड़कर एक मंच पे लाने का काम करा। उसके बाद उन्होंने भारत की सीमाओं से भी बाहर निकलकर पूरे विश्व में जहां भी जाट परिवार का कोई एक सदस्य भी अगर किसी देश में रहता है तो उसे भी जोड़ने का प्रयास राम अवतार पलसानिया जी ने किया। और आज उनकी 15 साल की मेहनत का ये परिणाम है कि ये संगठन आज विश्व के करीब करीब 150 देशों में सक्रिय रूप से काम कर रहा है। बहुत सुंदर, बहुत बधाई आपको। मनु जी, एक और छोटा सा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। पश्चिम उत्तर प्रदेश को आंदोलन की धरती कहा जाता है। किसान आंदोलन भी राजस्थान हरियाणा से शुरू होकर अंत में पश्चिम उत्तर प्रदेश में घुस गया था, तो इसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद भी राजस्थान से शुरू होकर अब पश्चिम उत्तर प्रदेश में दमदार दस्तक दे रही है। तो ऐसी क्या चुंबक पश्चिम उत्तर प्रदेश की धरती में है जो तमाम संगठनों और आंदोलनों को अपनी ओर खींच लेती है? देखिए, हमारे लिए तो ये बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हम लोग इस धरती पर पैदा हुए। ये आंदोलनों की धरती है, ये क्रांति धरा है और मुजफ्फरनगर में जहां आज मैं आपके साथ में बैठा हूं, ये तो मिठास की भूमि है। तो पूरे देश में, पूरे विश्व में इस धरती का नाम है, इस धरती ने अपना डंका हमेशा बजवाया है। और हम लोग जिस काम पर भी लगते हैं, हम पूरी शिद्दत के साथ में लगते हैं। बिल्कुल, हम अधूरे मन से किसी काम में नहीं जुड़ते। तो शायद यही ऐसा कुछ राम अवतार जी ने देखा होगा हमारे पश्चिम के लोगों में, तो उन्होंने पूरे जीवन की अपनी मेहनत हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट समाज के हाथों में सौंप दी। बिल्कुल, अब हम सब लोगों की ये जिम्मेदारी है कि हम इसे मजबूत तरीके से समाज को, ये कैसे समाज के काम आ सके संगठन, उस रूप में हम लोगों को काम करना है। आपकी और पलसानिया जी की राम और लखन की जोड़ी है, तो राम अवतार पलसानिया जी के बारे में भी हमारे दर्शकों को आप कुछ बताएं। देखिए, राम अवतार पलसानिया जी, मुझे ऐसा लगता है कि समाज में, अगर किसी भी समाज में ऐसा कोई बेटा पैदा हो तो शायद उस समाज के भविष्य को संवरने से कोई ताकत रोक नहीं सकती। जिस व्यक्ति ने बहुत छोटी व्यवस्थाओं में रहकर, जिसके परिवार में 2 भाई हैं, वो राम अवतार पलसानिया जी भी, और बहुत साधारण एक किसान परिवार से वो ताल्लुक रखते हैं जी। और बहुत साधारण व्यवस्थाओं से निकलकर जिसने अपने पूरे जीवन, जो पढ़ाई करने के बाद हो सकता है वो अपने रोजगार की तरफ ध्यान देते, हो सकता है वो किसी व्यापार में जाते, इतनी मेहनत अगर वो अपने किसी और क्षेत्र में करते तो शायद बहुत कामयाब हो जाते। लेकिन उन्हें ऐसा लगा कि समाज को जरूरत है ऐसे लोगों की, समाज को संगठित करने के लिए ऐसे व्यक्ति को किसी ना किसी को तो कुर्बानी देनी पड़ती है। निश्चित रूप से। और हम सब लोगों के साथ में एक समस्या है, हम ये चाहते हैं कि भगत सिंह तो पैदा हो लेकिन वो हो जाए पड़ोसी के घर में। जी जी। तो हमें खुद भगत सिंह बनने की जरूरत है, जब ही कुछ समाज का भला होगा। मनु जी, सबसे बड़ी चुनौती आप क्या मान रहे हैं जाट समाज के सामने इस समय? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती तो हमारे समाज के सामने, राजनीतिक व्यवस्थाओं में हम लोग बहुत कमजोर हो गए जी। हमारे पास में जो सबसे बड़ी ताकत, अगर आज बात करें तो पहले जाट समाज के पास में लठ की ताकत हुआ करती थी जी। अब लाठी की ताकत भी हमारी धीरे धीरे, क्योंकि हम सीमित हो गए, जमीनों का हमारा काम था, हम खेतीहर लोग थे और हमारे मनों में एक डर बैठ गया कि हमारे जितने ज्यादा बच्चे होंगे, जितने ज्यादा हमारे बेटे होंगे, हमारी जमीनें उतनी बटके कम हो जाएंगी। तो उस डर के साथ में हम लोग पिछले लंबे दशकों से उस डर के साथ में हम लोग जीते हुए आ रहे हैं और उसका ही आज परिणाम है कि हमारी वोट की ताकत और हमारी लठ की ताकत दोनों कमजोर हो गई है। इस पे हमें विचार करने की बहुत अधिक आवश्यकता है।
मनु जी, घटती जोत और बेल्ट की नौकरियों का सीमित हो जाना कहीं ना कहीं हमारे युवाओं के लिए एक चुनौती बन रहा है। तो क्या स्किल डेवलपमेंट की तरफ जाट समाज के युवाओं को जाना चाहिए तो किस तरीके से जाना चाहिए? क्योंकि गांव में अभी भी बड़े स्तर पर पुलिस और फौज, इसके अलावा जाट समाज आगे बढ़ नहीं पा रहा है। उनके सामने कोई रोड मैप पेश करने वाला कोई संगठन, कोई संस्था नहीं है जो उन्हें उस समय पर जब वो 12वीं पास करते हैं जानकारी दें। तो हमारा आपसे ये भी निवेदन है कि इस दिशा में भी अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद काम करे कि स्किल डेवलपमेंट की तरफ जाट युवा जुड़े हैं। तो इस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, हम तो पूरे देश में जहां भी हम लोग अपने कार्यक्रम करते हैं, बैठकें करते हैं, जिस भी गांव में, जिस भी शहर में हम लोग जाते हैं, मैं हमेशा प्रमुखता से ये बात रखता हूं कि हमारे बच्चों को नौकरी के पीछे बहुत ज्यादा ताकत लगाने की या एक ही जगह केंद्रित रहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमारे बच्चे जो पढ़ने में अच्छे हैं, जो मेहनत करके आसानी से नौकरी पा सकते हैं, वो नौकरी पे भी काम करें। उसके अलावा हम लोगों को आज जरूरत है व्यापार के क्षेत्र में आगे बढ़ने। बिल्कुल, छोटे छोटे कारोबार हम शुरू करें। हमारे बच्चों में हमारी मानसिकता एक बड़ी कमजोर है कि हम छोटी नौकरी तो कर लेंगे, हम कहीं किसी के सिक्योरिटी गार्ड तो बन जाएंगे, हम कहीं किसी के गनर बन के तो चल लेंगे, हम कहीं किसी के ड्राइवर बन के किसी नेता के पीछे तो घूम लेंगे गाड़ी लगा के, लेकिन हम छोटा व्यापार शुरू नहीं करेंगे। और व्यापार की शुरुआत हमेशा छोटे से ही होती है। छोटे से शुरुआत करके इतने बड़े बड़े उदाहरण हमारे सामने हैं कि लोगों ने कितने बड़े एम्पायर खड़े कर दिए। तो मैं अपने समाज के सभी भाइयों को यह संदेश देना चाहता हूं आज आपके चैनल के माध्यम से कि जो लोग पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं हैं जी, वो लोग समय खराब ना करें और वो छोटा मोटा व्यापार, कहीं भी व्यापार के क्षेत्र में, चाहे वो शुरुआत छोटे से हो, उस पर शुरुआत करें, उस पर केंद्रित हो। बिल्कुल। मनु जी, अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के बारे में एक धारणा है कि ये अमीरों का और एलिट क्लास लोगों का एक संगठन है। आम किसान परिवार से या आम गरीब परिवार से अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद अभी भी कोसों दूर है। तो इस आरोप में आप कितनी सच्चाई मानते हैं और इस धारणा के बारे में आपका क्या मानना है? नहीं, देखिए, जो बात आपने कही ये आरोप तो नहीं, इसे मैं कहूंगा आरोप शब्द शायद आपने गलत इसमें इस्तेमाल कर लिया, लेकिन ये सोच जो है वो बिल्कुल गलत भी नहीं है। कहीं ना कहीं आप सही हैं अपनी इस विषय में जी। क्योंकि जब इस संगठन का निर्माण जिस तरीके से हुआ है, ये संगठन जिस भी नए शहर में गया, वहां से जितने लोग मिले, तो वो लोग ऐसे ही जुड़ते हैं जो परिवार से सक्षम होते हैं जी। वही लोग आगे समाज के लिए जुड़ के आगे बढ़ के कुछ करने की स्थिति में अपने खुद की स्वेच्छा से आगे रहते हैं। तो एलीट क्लास लोगों की बात करें, अमीर लोगों की बात करें, तो आप ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो अधिकतर संख्या उन्हीं लोगों की है जी। जो पूरे विश्व में, पूरे देश में बाहर जो रहते हैं, वही लोग ज्यादातर अब तक जुड़े हुए थे। और अब हमारी ये मुहिम है कि हम उस प्लेटफॉर्म को हम गांव के एक साधारण किसान तक लेके जाने के लिए हम लोग अब प्रयासरत हैं। और अगले आने वाले 1 साल में आपको बहुत बड़ा परिवर्तन अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद में देखने को मिलेगा जी। एक हमारे मार्गदर्शक हैं राकेश बालियान जी, उन्होंने हमसे कहा कि एक सवाल उनकी तरफ से भी लिया जाए। तो उनका सवाल है कि क्यों ना सभी जाट संगठनों को एक मंच पर लाकर एक कर दिया जाए। देखिए, ये सोच तो उनकी बहुत अच्छी है, लेकिन ये ऐसी सोच है कि इस दिशा में पहले भी बहुत बार प्रयास हो चुके हैं। पहले भी संगठन कई बार ऐसे प्रयास किए जा चुके हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जब कोई नया संगठन बनता है तो वो किसी ना किसी एक नई सोच के साथ में, चाहे वो 10, 20, 50 लोग मिलके बनाए, एक कोई नई सोच लेके किसी संगठन का निर्माण हम लोग करते हैं जी। हम लोग संगठन हमारे समाज में चाहे जितने बन जाएं, संगठन बनने से, संगठनों की संख्या अधिक होने से हमारा बिल्कुल कोई नुकसान नहीं है जी। हमें जरूरत है, तो इस बात की जरूरत है कि हम लोग ऐसी सोच पैदा करें कि हमारे समाज के जितने भी संगठन हैं, कोई भी संगठन अगर समाज हित में कोई कदम उठाता है, कोई उद्देश्य लेके आगे चलता है, तो हम उसका सहयोग करने का काम करें और बाकी समय पर हम अपनी अपनी दिशाओं में काम करते रहें। मनु जी, 29 मार्च 2026 को सकूती के अंदर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम महाराजा सूरजमल जी की विशाल प्रतिमा का अनावरण और म्यूजियम का अनावरण वहां पर हो रहा है। तो इस कार्यक्रम के बारे में आप हमें विस्तार से बताएं। देखिए, ये 12 अक्टूबर 2025 को जी राम अवतार पलसानिया जी ने जयपुर अधिवेशन में
मुझे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी थी जी, तो मेरा मन पहले से ही ये था कि हम ऐसा कुछ काम संगठन के माध्यम से करें जो जमीनी स्तर पर, जिस काम की हमारे समाज को जरूरत है वो काम जमीनी स्तर पर हो जी, और हमारे समाज में जो हमारी युवा है, हमारी जो अगली नेक्स्ट जनरेशन है, जो हमारी नई पीढ़ी है, उस पीढ़ी को हमारे महापुरुषों के बारे में भी, सबके बारे में जानकारियां भी नहीं है, उस जानकारी का भी बहुत अभाव है। और हमारे समाज में इतने महापुरुष हुए, उन्होंने देश के लिए इतने बलिदान दिए हैं, इतने काम किए हैं, उन कामों को आज हमें नई पीढ़ी को बताने की और वो संदेश हमें अगली जनरेशन तक पहुंचाने की बहुत अधिक आवश्यकता है जी। तो इसी सोच के साथ हमने ये कदम उठाया कि हम इसकी शुरुआत मेरठ से, अपने पश्चिम उत्तर प्रदेश से ही करते हैं और हम महाराजा सूरजमल जी की उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी प्रतिमा जी और एक म्यूजियम का निर्माण हम लोग कर रहे हैं और वो पूरा समाज मिलके कर रहा है। संगठन एक माध्यम है और इस आयोजन, जो ये बहुत भव्य आयोजन होने जा रहा है 29 मार्च को, इसमें पूरे देश का जाट इकट्ठा हो रहा है जी। मध्य प्रदेश से जो हमारे साथी हैं, जो महाराजा सूरजमल जी की सेना के सैनिक थे, जो पानीपत के युद्ध में मराठों के हारे हुए सैनिकों को छोड़ने गए थे, वो भी सभी परिवार वहां से इस कार्यक्रम में शामिल होने महाराष्ट्र से आ रहे हैं। बहुत सुंदर। और उसके अलावा मध्य प्रदेश से भी करीब 1000 की संख्या में लोग मध्य प्रदेश से आने वाले हैं जी। हरियाणा से, राजस्थान से, उत्तराखंड से, सभी प्रदेशों से पूरे देश का जाट इकट्ठा हो रहा है जी। बाहर से, विदेशों से भी कुछ लोग आने वाले हैं। और हम पश्चिम उत्तर प्रदेश के भी, मैं सभी भाइयों से, अपने बिरादरी के सभी साथियों से मैं अपील करूंगा कि ये खाली एक अनावरण का ये कार्यक्रम नहीं है जी। हमें इस आयोजन से एक संदेश देश की सरकारों को, सभी सामाजिक पार्टी और राजनीतिक पार्टियों को, सभी सामाजिक संगठनों को और सभी लोगों को एक संदेश देना है कि जाट अब बटकर नहीं रहेगा, जाट एकजुट वापस होगा और इस आयोजन के माध्यम से जाट की एकजुटता पूरे देश में और पूरे विश्व में दिखाई देगी। मुख्य अतिथि कौन कौन रहने वाले हैं मनु जी? इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि की भूमिका में पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी हैं जी और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चौधरी जयंत सिंह जी हैं जी और महाराजा विश्वेंद्र जी इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। महाराजा विश्वेंद्र जी के बारे में थोड़ा आप बता दें। महाराजा विश्वेंद्र जी भरतपुर रियासत के जिस शूरवीर महायोद्धा की हम लोग प्रतिमा लगा रहे हैं, आज उस रियासत के उनके वंशज महाराजा विश्वेंद्र जी हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। देखिए, कार्यक्रम में मुख्य अतिथि की भूमिका में एक ऐसी शख्सियत हम लोगों के बीच में पहली बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आने वाली है, जो हमारे जाट समाज के लिए आज हमारी धरोहर है जी। जो सड़क से लेकर संसद तक हमारे जाट समाज की आवाज को उठाने में, बेबाक तरीके से हमारी लड़ाई लड़ने में सबसे अग्रणी भूमिका में रहने वाले हैं हमारे सभी के बड़े भाई और नागौर से सांसद आरएलपी पार्टी के अध्यक्ष हनुमान जी बेनीवाल जी। वो भी हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने राजस्थान से आ रहे हैं। और मैं अपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी युवा साथियों से भी अपील करनी चाहूंगा कि हनुमान जी बेनीवाल के स्वागत में उस दिन जैसा एक योद्धा का स्वागत होना चाहिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की धरती पर, तो इतनी बड़ी संख्या में उस दिन सब लोग इकट्ठा होकर हनुमान जी बेनीवाल के स्वागत में और उन्हें सुनने के लिए सब लोग पहुंचेंगे। सरकार के खिलाफ आंदोलन का एक बड़ा चेहरा बनकर हनुमान बेनीवाल जी उभरे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके साथ साथ पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी भी इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। अध्यक्षता के लिए राजा विश्वेंद्र सिंह आपने बता ही दिया है। तो बड़े स्तर पर वीवीआईपी मूवमेंट वहां पर उस दिन रहने वाला है। अभी एक सवाल और मेरा आपसे रह गया है, अभी हाल ही में बहुचर्चित नोएडा प्रकरण में आपने सक्रिय भूमिका निभाई, तो परिवार को न्याय दिलाने में आप कितना सफल रहे और थोड़ा सा उस पूरे मामले पर आप प्रकाश डाल दें। देखिए, हमारे समाज की 2 बेटियां हैं जी, वो नोएडा में अपने रिश्तेदार के घर पर गई थी और वो रात को खाना खाने के लिए निकले थे, तो उनके साथ में एक समुदाय विशेष के कुछ लड़कों ने उनके साथ में रोड रेज पर जी हॉर्न बजाने के ऊपर लेकर विवाद हुआ और उनके साथ में बहुत मारपीट करी, बहुत उनके साथ में नाइंसाफी हुई। उसके बाद वो बेटियां थाने गई, तो थाने में भी उन्हें ये कह दिया गया कि 151 में आप लोगों का मुकदमा हम लिख देते हैं जी, और उनके खिलाफ वो सही कार्रवाई थाने से भी नहीं हुई। तो उन्हें किसी ने जानकारी दी कि भाई जाट बिरादरी का एक संगठन है, आप लोग उनसे बात करो, वो हो सकता है शायद आपके साथ इसमें कुछ सहयोग करें जी।
तो वो बेटियां अपनी माताजी के साथ में हमारे कार्यालय पर मेरठ में पहुंची जी। उन्होंने मुझे पूरा अपना प्रकरण कार्यालय का पता क्या है आपका? श्रद्धापुरी में कंकरखेड़ा, मेरठ में कंकरखेड़ा एक क्षेत्र है, उसमें श्रद्धापुरी में नायरा पेट्रोल पंप के पास में हमारा प्रदेश कार्यालय है जी। तो वहीं पर वो आए और उन्होंने अपनी जो उनके साथ में जो घटना हुई थी उसके बारे में बताया जी। तो उसके बाद मैंने समाज से अपील करी जी। वो भी सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने अपील करी वीडियो के माध्यम से कि हमने एक तारीख निश्चित करी कि उस तारीख में हम लोग नोएडा थाने का घेराव करेंगे, बिसरख थाने का। पूरा समाज इतनी बड़ी संख्या में उस दिन उस थाने में जुड़ा और सभी सामाजिक संगठन तमाम वीडियो में दिखाई दिया। जी जी जी। और मैं मतलब धन्यवाद मैं आज आपके चैनल के माध्यम से भी उन सभी संगठनों का भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन लोगों को जो लोग वहां पर आए बेटियों के न्याय के लिए जी। और ये सोच हमें बनाने की जरूरत है कि हम चाहे किसी भी संगठन में हम लोग काम करें, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे हम लोग काम करें, लेकिन जब हमारे समाज को जरूरत हो तो हमें एकजुट हो, एक साथ खड़े हो, एक मंच पर आ जाए। तो हमारे साथ थे अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी मनु दांतल जी। मनु जी ने सभी सवालों का बेबाकी से जवाब दिया और हाल फिलहाल 29 मार्च 2026 को वीर शिरोमणि चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सूरजमल जी की भव्य प्रतिमा का अनावरण ये करा रहे हैं। बहुत शानदार कार्यक्रम है। वासुदेव परिवार आप सभी से निवेदन करता है कि कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और कार्यक्रम की शान बढ़ाएं। अगले किसी मेहमान के साथ फिर एक नए एपिसोड में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।